हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं एक मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2024 का। संपूर्ण हल इस वीडियो में देखने को मिलेगा अथवा वाले सारे प्रश्नों के उत्तर भी देखने को यहाँ मिलेंगे। आइए, पेपर को हल करने के लिए समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक रहेगा 80 अंक। परीक्षार्थियों के सामान्य निर्देश इस प्रकार हैं। पहला, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर अपना रोल नंबर लिखेगा, कंपलसरी है ये। दूसरा निर्देश है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। तीसरा निर्देश, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। पेपर में आपको उत्तर नहीं लिखने हैं, बल्कि एक कॉपी मिलेगी अलग से, उसके अंदर सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उत्तर कैसे लिखने हैं इस वीडियो में वो सब कुछ बताया गया है। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। एक साथ किस तरह लिखेंगे ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं। पांचवा निर्देश, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। जिस प्रश्न का भी उत्तर आपको लिखना है उसका क्रमांक, नंबर, कौन से प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हैं उस प्रश्न का नंबर आपको कॉपी में लिखना है। 4 खंडों में इस पेपर को विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला खंड है ए के अंदर सबसे पहले प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 15 प्रश्न 15 अंकों के, एक एक अंक का प्रश्न है। कुल मिलाकर 15 अंकों के 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। पहला है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई। 4 उत्तर दे रखे हैं, इनमें से केवल एक उत्तर सही है, उसे अपनी कॉपी में लिखना है। कैसे लिखेंगे वो अभी आपको मैं बताऊंगा। 4 ऑप्शन हैं, ए 1914, बे 1918, से 1929, दे 1939। दूसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न का दूसरा, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। ए महात्मा गांधी, बे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या से भगत सिंह ने, या दे राजेंद्र प्रसाद ने। तीसरा, भाप के इंजन से संबंधित है। भाप का इंजन किसने बनाया था, इससे संबंधित प्रश्न है। 4 उत्तर हैं इसमें, एक उत्तर सही है। ए जेम्स वाट, बे जेम्स हरग्रीव्स, से माइकल वुल्फ, दे अरस्तू। इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रश्न के अंत में उत्तर तालिका बनाकर दिए हुए हैं, वहाँ आप देख लेंगे। चौथा, 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी। ए दैनिक, बे साप्ताहिक, से मासिक, दे वार्षिक। पांचवा, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहला 43%, बे 27%, से 30%, या दे 9%। सभी प्रश्नों के उत्तर तालिका में बनाकर दिए हुए हैं। ये प्रश्न जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में आपको उत्तर तालिका मिलेगी, जहां से आप अपने प्रश्नों के उत्तर मिलान कर सकते हैं। पहले प्रश्न का छठा, सरिस्का बाग रिजर्व स्थित है। ए गुजरात, बे मध्य प्रदेश, से राजस्थान, दे असम। सातवां, भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में स्थान है। ए पहला, बे दूसरा, से तीसरा, दे चौथा। पहले प्रश्न का 8वां, निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है। ए सड़क परिवहन, बे रेल परिवहन, से पाइपलाइन, दे समुद्री परिवहन। 9वां, सिंघली किस देश की राजभाषा है। ए बेल्जियम, बे श्रीलंका, से नीदरलैंड, दे नेपाल। 10वां, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या है। ए 21, बे 20, से 22, दे 24। 11वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है। ए 929, बे 943, से 919, दे 939। पहले प्रश्न का 12वां, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। ए कांसीराम, बे साहू महाराज, से BR अम्बेडकर, या दे ज्योतिबा फूले।
पहले प्रश्न का 13वां, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? ए प्राथमिक, ब द्वितीयक, स तृतीयक, द उपर्युक्त सभी। 14वां प्रश्न है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। ए बैंक, ब सहकारी समितियां, स साहूकार, द इनमें से कोई नहीं। पहले प्रश्न का 15वां अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। ए WTO, ब UNO या स RBI या द ये सभी। आइए अब इन 15 प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहले प्रश्न के सभी 15 प्रश्नों के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं, उनके सबके यहाँ उत्तर दिए हुए हैं। आप अपने उत्तरों को यहाँ से मिलान कर सकते हैं। पहले का ए, दूसरे का ब, तीसरे का ए, चौथे का ब, पाँचवें का ब, छठे का स, सातवें का ब, आठवें का द, नौवें का ब, 10वें का स, 11वें का ब, 12वें का ए, 13वें प्रश्न का ए, 14वें का स और 15वें प्रश्न का ए उत्तर सही है। इस तरह से आपको अपनी कॉपी में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये आंतरिक खंड के प्रश्न हैं, इनके उत्तर एक ही साथ लिखने हैं। इस प्रश्न को चाहे आप बाद में कर लें, ये बीच में कर लें या शुरू में करें, लेकिन जब भी अपनी कॉपी में लिखें सारे प्रश्नों के उत्तर, पहला प्रश्न के सारे 15 के 15 प्रश्नों के एक ही जगह पर आपको उत्तर लिखने हैं। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 7 अंक का प्रश्न है, 7 आंतरिक खंड के प्रश्न हैं। पहला, बम्बई में पहली कपड़ा मिल रिक्त स्थान में लगी। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक रिक्त स्थान हैं। तीसरा, कच्चा तेल गैर रिक्त स्थान संसाधन है। चौथा प्रश्न, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया रिक्त स्थान है। पांचवा, शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः रिक्त स्थान राज्य से है। दूसरे प्रश्न का छठा है, रिक्त स्थान शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। सातवां, जवाहरलाल नेहरू गर्व से रिक्त स्थान को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। अब दूसरे प्रश्न के इन 7 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। दोस्तों, इस तरह से उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं, जैसे यहाँ वीडियो में आपको दिख रहा है। प्रश्न 2 के उत्तर, पहले प्रश्न का रिक्त स्थान भरा जाएगा, उसमें आएगा 1854। दूसरे प्रश्न का उत्तर है ज्योतिबा फूले। तीसरे प्रश्न का उत्तर है नवीकरणीय। चौथे का वैश्वीकरण। पांचवें प्रश्न का उत्तर है पंजाब। छठे का है लोकतांत्रिक। सातवें का बांधो। प्रश्न संख्या 3, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। तीसरे प्रश्न में 10 प्रश्न हैं, छोटे छोटे आंतरिक खंड के प्रश्न हैं ये, इनको भी कॉपी में एक साथ ही लिखना है। तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है बेगार क्या है। दूसरा है फ्लाई शटल क्या है। तीसरा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। चौथा प्रश्न है सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। पांचवा प्रश्न है वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। छठा, राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। सातवां, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। आठवां, वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में है क्या कहलाती हैं। नौवां है भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। 10वां, ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, संक्षेप में बताइए। अब इन सारे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। दोस्तों, अपनी कॉपी में इस तरह से आपको उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 3 के उत्तर। अब प्रश्न 3 का पहला पॉइंट लिख करके और उसका उत्तर लिखना है बिना मजदूरी दिए काम कराना बेगार कहलाता है। तीसरे प्रश्न का दूसरा लिखेंगे फ्लाई शटल बुनाई में प्रयोग होने वाला रस्सियों और पुलियों के द्वारा चलने वाला एक यांत्रिक औजार है। तीसरा,
जेम्स हरग्रीव्स ने। चौथा, सरकार के विभिन्न अंगों के नाम हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तीसरे प्रश्न का जो 5वां प्रश्न है उसका उत्तर है, कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस विभाजन की व्यवस्था को ही वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। तीसरे प्रश्न का छठा प्रश्न का उत्तर है निर्वाचन आयोग। 7वें का उत्तर है सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। तीसरे प्रश्न के 8वें प्रश्न का उत्तर है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। 9वें प्रश्न का उत्तर है सन 1972 में। तीसरे प्रश्न का 10वां और अंतिम प्रश्न का उत्तर है ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता और उत्तेजना के साथ साथ श्रवण अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती हैं। प्रश्न पत्र का खंड व लघुत्तरात्मक प्रश्न है। उत्तर शब्द सीमा है लगभग 50 शब्द। इन प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों के अंदर देने हैं। 2-2 अंक के प्रश्न हैं। चौथा प्रश्न है साइमन कमीशन भारत क्यों आया? उत्तर राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में गठित किए गए साइमन कमीशन को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इसलिए सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। प्रश्न संख्या 5, 2 अंक का प्रश्न है। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? कोई 2 बिंदु लिखिए। उत्तर मुद्रण संस्कृति का भारत में राष्ट्रवाद के विकास में योगदान निम्न प्रकार रहा। पहला, सार्वजनिक पुस्तकालय। मुद्रण संस्कृति के प्रभाव स्वरूप शहरों और कस्बों में सार्वजनिक पुस्तकालय खुले जिससे किताबों की पहुंच बढ़ी। दूसरा, गरीबों के लिए पुस्तकें उपलब्ध होना। जब प्रिंटिंग प्रेस चालू हो गई, मुद्रण संस्कृति चालू हो गई तो किताबें धड़ाधड़ छपने लगीं और आम लोगों के लिए उपलब्ध होने लगीं। दूसरा पॉइंट है गरीबों के लिए पुस्तकें उपलब्ध होना। मुद्रण संस्कृति के प्रभाव स्वरूप 19वीं सदी में शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जाने लगी थीं, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। प्रश्न संख्या 6, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई 2 तर्क दीजिए। 2 अंक का प्रश्न है। उत्तर सत्ता की साझेदारी के पक्ष में 2 तर्क। पहला, लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से बचने तथा राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व हेतु सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा तर्क, लोकतंत्र में सभी समूह सत्ता की साझेदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं, जिससे कार्यकुशलता बनी रहती है। प्रश्न संख्या 7, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। उत्तर भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने वाले 2 प्रावधान निम्न प्रकार हैं। पहला प्रावधान है भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। संविधान के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। दूसरा, देश के सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता दी है। नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, राजनीतिक दलों में सुधार के कोई 2 बिंदुओं का उल्लेख करें। उत्तर राजनीतिक दलों में सुधार के उपाय निम्न हैं। पहला, राजनीतिक दलों के लिए आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य किया जाना चाहिए। दूसरा, राजनीतिक दलों के नियमित संगठनात्मक चुनाव अनिवार्य करवाए जाएं। प्रश्न संख्या 9, लोकतंत्र की कोई 2 आर्थिक उपलब्धियां बताइए। उत्तर लोकतंत्र की 2 आर्थिक उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं। पहली, लोकतंत्र जनता को कोई भी व्यवसाय या पेशा अपनाने का तथा जहां चाहे वहां निवेश करने का अधिकार देता है। दूसरा, गरीब देशों के आर्थिक विकास में लोकतंत्र
तानाशाही शासन से अच्छा है। प्रश्न संख्या 10। धारणीयता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, विकास की धारणीयता का तात्पर्य विकास के स्तर को ऊंचा उठाना तथा विकास के वर्तमान प्रकार एवं स्तर भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है, ताकि वे भी बेहतर जीवन जी सकें। विकास की धारणीयता से पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को भी बल मिलता है। प्रश्न संख्या 11। विदेशी व्यापार के दो प्रश्न संख्या 11। विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से हम यह समझते हैं कि इसमें आयात, निर्यात एवं विदेशी निवेश पर से सरकार द्वारा निर्धारित अवरोधों को समाप्त करने की प्रक्रिया जारी हो जाती है। प्रश्न संख्या 12। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? उत्तर, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत पड़ने के कारण थे। पहला, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी देना। दूसरा, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना तथा व्यापारियों द्वारा किए जा रहे उपभोक्ताओं के शोषण को रोकना। प्रश्न संख्या 13। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? उत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। पहला, पहाड़ी ढालों पर सघन वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरा, ढाल वाली भूमि पर समोच्च जुताई की जानी चाहिए। तीसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में सोपान अर्थात सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 14। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई दो लक्ष्य बताइए। उत्तर, नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई दो लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला, यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित है। दूसरा, इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास की सुविधाएं दिलाना है। प्रश्न संख्या 15। उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास एवं विस्तार अधिक एवं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में कम हुआ है, कारण बताइए। उत्तर, उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि के कारण रेल परिवहन के विकास में सहायक रहा है, जबकि हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र दुर्गम उच्चावच लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। इसी कारण उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास एवं विस्तार अधिक व हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में कम हुआ है। खंड 16वां प्रश्न। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। 3 अंक के प्रश्न हैं ये। उत्तर, चावल की खेती के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं। पहली, चावल की खेती के लिए डेल्टाई मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। दूसरी, चावल की खेती के लिए बोने से लेकर काटने तक की अवधि में उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर की आवश्यकता होती है। तीसरी, चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा व अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। चावल का पौधा 60 से 90 दिनों तक जल में डूबा रहना चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। इसके अथवा में प्रश्न और है। अथवा वाले प्रश्नों में से सिर्फ एक प्रश्न आपको करना है, सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर देना है जो अथवा के प्रश्न हैं उनमें। अथवा में प्रश्न है, गहन जीविका कृषि को समझाते हुए इसकी प्रमुख समस्याएं बताइए। उत्तर, गहन जीविका से आशय। गहन जीविका से मतलब क्या है? गहन जीविका कृषि श्रम गहन खेती है, जहां
अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। गहन जीविका कृषि की समस्याएं। गहन जीविका कृषि क्षेत्र में कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। किसान वैकल्पिक रोजगार के अभाव में सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 17 3 अंक का प्रश्न है। 1929 की महामंदी को समझाते हुए इसके 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर 1929 की महामंदी से आशय है आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह 1930 के मध्य तक बनी रही। इस काल में औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतीहर उत्पादों की कीमतों में भारी कमी रही और यह कमी अधिक समय तक बनी रही। इस काल में विश्व के अधिकतर भाग में उत्पादन, रोजगार और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। महामंदी के कारण। 1929 की महामंदी के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण था कृषि के उत्पादों का अति उत्पादन। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण किसानों ने अपनी आय में हुई कमी को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया। इससे बाजार में कृषि उत्पादों का अति उत्पादन हो गया, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया और उनकी कीमतें और गिर गईं। खरीदारों के अभाव में कृषि उत्पादन सड़ने लगा। दूसरा कारण अमेरिका से कर्ज न मिलना। 1928 में आर्थिक संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्योगपतियों से कर्ज मिलना बंद हो गया। साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर चौथाई रह गया। जो देश अमेरिकी कर्ज पर निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट उत्पन्न हो गया। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके अथवा में एक प्रश्न और है। अथवा वाले प्रश्नों में सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर आपको कॉपी में लिखना है, दोनों प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखने दोस्तों। अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। गिरमिटिया प्रथा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर उनके हालातों के बारे में बताइए। उत्तर गिरमिटिया प्रथा क्या है? 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों गिरमिटिया अर्थात अनुबंध पे मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों को इस अनुबंध के तहत ले जाया जाता था कि यदि मजदूर अपने मालिकों के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तभी वे स्वदेश लौट सकेंगे। 19वीं सदी की इस गिरमिटिया प्रथा को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम भी दिया है। नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियाँ कठोर थी। मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। ज़्यादातर गिरमिटिया श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। इन मजदूरों ने जिंदगी बसर करने के अपने तरीके निकाल लिए। यथा जैसे बहुत सारे लोग तो भागकर जंगलों में चले गए और बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए अभिव्यक्ति के नए रूप खोज लिए। होसे और चटनी म्यूजिक इसके उदाहरण हैं। 3 अंक का प्रश्न है। 18वां प्रश्न, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली, दोहरा शासन। संघात्मक सरकार में दोहरा शासन प्रबंध होता है, पहला केंद्रीय शासन का और दूसरा प्रांतों का शासन। दूसरा, शक्तियों का बंटवारा। संघात्मक सरकार में संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा केंद्र तथा राज्यों के बीच किया जाता है। दोनों ही सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। तीसरी विशेषता, लिखित एवं कठोर संविधान। संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान लिखित तथा कठोर होता है। चौथी विशेषता, स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायालय।
संघात्मक शासन में केंद्र तथा प्रांतों के आपसी विवादों को निपटाने तथा संविधान के मौलिक प्रावधानों की सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र तथा सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। इसका अथवा में और प्रश्न है। अथवा वाले प्रश्नों में सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर कॉपी में लिखना है। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। उत्तर 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित हैं। पहला, 1992 से पहले स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव 5 वर्ष में नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं थी, लेकिन 1992 के बाद अब इसकी संवैधानिक बाध्यता है। दूसरा, पहले निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित नहीं थीं। 1992 के बाद इनकी सीटें आरक्षित की गई हैं। तीसरा, 1992 के बाद कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, पहले ऐसा नहीं था। चौथा, 1992 के बाद अब पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए हर राज्य में एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है, पहले इस तरह की कोई संस्था नहीं थी। प्रश्न संख्या 19 3 अंक का प्रश्न है। बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? बेरोजगारी के 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, बेरोजगारी का तात्पर्य ऐसी अवस्था से है जिसमें व्यक्ति काम करने के योग्य है तथा काम करना चाहता है किंतु उसे काम नहीं मिलता। बेरोजगारी के 2 प्रमुख प्रकार। पहली प्रकार है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर कार्य करना चाहता है। जो मजदूरी तय की गई है सरकार द्वारा, उस प्रचलित मजदूरी पर वो कार्य करना चाहता है किंतु उसे काम नहीं मिल पाता, अर्थात वे पूरी तरह बेरोजगार रहते हैं। दूसरा प्रकार है प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह है जिसमें लोगों को योग्यता के अनुरूप पूरा काम नहीं मिल पाता। वे रोजगार पर लगे तो होते हैं किंतु उत्पादन में उनका कोई योगदान नहीं होता है। अथवा वाला प्रश्न है ये। सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक में अंतर कीजिए। उत्तर, सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक में अंतर। पहला, सार्वजनिक क्षेत्रक के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है, जबकि निजी क्षेत्रक में आर्थिक गतिविधियों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि करना होता है, जबकि निजी क्षेत्रक का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र में किए गए व्यय की भरपाई सरकार करों के माध्यम से करती है, टैक्सों के माध्यम से करती है, जबकि निजी क्षेत्र में किए गए व्ययों की भरपाई लाभों से की जाती है। चौथा, रेल विभाग और पोस्ट ऑफिस सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं, जबकि ICICI बैंक और HDFC बैंक कोरियर संस्थाएं निजी क्षेत्र के उदाहरण हैं। खंड द निबंधात्मक प्रश्न। उत्तर शब्द सीमा लगभग 200 से 250 शब्दों के बीच में उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। 4 अंकों का प्रश्न है। किन चीज़ों पर टिप्पणी लिखनी है? पहली, वस्तु विनिमय के दोष। दूसरा, मुद्रा के कार्य। उत्तर, वस्तु विनिमय के दोष। वस्तु विनिमय प्रणाली के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। पहला, वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता है, जिससे संतोषजनक व्यवहार नहीं हो पाता है और लेन देन में भी अधिक समय लगता है। दूसरा दोष है, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण में अत्यंत कठिनाई आती है। तीसरा दोष है, वस्तु विनिमय प्रणाली में विभाजकता का अभाव पाया जाता है।
चौथा दोष, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को संग्रह करने में अत्यंत कठिनाई आती है। दूसरा, मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, मुद्रा का मापन। मुद्रा मूल्य के मापन का कार्य करती है। मुद्रा के रूप में विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है। दूसरा, विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में अपनाई जाती है, इसलिए हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुद्रा के बदले वस्तुओं तथा सेवाओं को आसानी से क्रय विक्रय कर सकते हैं। तीसरा, व्यापार में मुद्रा के कार्य। मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रियाएं सफलतापूर्वक पूरी की जाती हैं, क्योंकि मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तुओं का क्रय करके उन्हें दूसरे स्थान पर विक्रय किया जा सकता है। अथवा में एक प्रश्न और है। अथवा वाले प्रश्नों में से सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर हमें कॉपी में लिखना है, दोनों प्रश्नों को हल नहीं करना है। अथवा वाला प्रश्न है, साख से आप क्या समझते हैं? भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। उत्तर, साख से आशय ऋण प्राप्त करने हेतु सुविधा से है। साख आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। साख के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने की सुविधा के अतिरिक्त ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात तथा भुगतान के तरीके आदि को सम्मिलित किया जाता है। भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख। भारत में औपचारिक क्षेत्रक में बैंकों और सहकारी समितियों के कर्ज आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नज़र रखता है। उदाहरण के लिए, बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। रिजर्व बैंक इस बात पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उनकी ब्याज दरें क्या हैं। अनौपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में औपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता अपेक्षाकृत कम ब्याज वसूल करते हैं, इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। शहरी विकासों के लिए भारत में अभी तक 15% गरीब परिवारों को ही औपचारिक क्षेत्र से ऋण मिल पा रहा है, जबकि अमीर परिवारों में 90% ऋण औपचारिक क्षेत्र से मिल रहा है। भारत में अभी तक औपचारिक स्रोत ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% ही पूरा कर पाते हैं। प्रश्न संख्या 21 4 अंक का प्रश्न है। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए बदलावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर, फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए प्रमुख बदलाव। सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांसीसी लोगों में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन आए। पहला परिवर्तन है, फ्रांस के लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा की। पहला, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक ऐसे संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। दूसरा, एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्र के ध्वज की जगह ले ली। तीसरा, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह से किया जाने लगा और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथा, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था चुनी गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। पांचवा, पेरिस की फ्रेंच बोली को राष्ट्र की साझा भाषा बना दिया गया। दूसरी, राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति। इस क्रांति के बाद नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में जिन क्रांतिकारी सिद्धांतों जैसे एक नागरिक संहिता का निर्माण, कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों की। दूसरा, राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति।
इस क्रांति के बाद नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में जिन क्रांतिकारी सिद्धांतों जैसे एक नागरिक संहिता का निर्माण, कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति आदि को सम्मिलित किया, वे राष्ट्रवाद की ही अभिव्यक्ति थे। अथवा में प्रश्न है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार से भिन्न था, वर्णन कीजिए। उत्तर, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। अतः ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में भिन्न था। जैसे ब्रिटेन में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटिश व आयरिश आदि जातीय समूह थे, जिनकी मुख्य पहचान नृजातीय थी। दूसरा, इन जातीय समूहों में अंग्रेजों की शक्ति, धन संपत्ति तथा गौरव की वृद्धि हुई तो वह द्वीप समूह के अन्य जातीय समूहों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हुए। तीसरा, एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। चौथा, सर्वप्रथम उन्होंने स्कॉटिश लोगों को अपने देश में सम्मिलित किया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनियन किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। पांचवा, इसके पश्चात उन्होंने आयरिश लोगों पर नियंत्रण किया और 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक ब्रितानी राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का शांतिपूर्वक तरीके से गठन हुआ, जबकि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों का राष्ट्रवाद अचानक हुई किसी उथल पुथल अथवा क्रांति के परिणाम थे। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। एक मानचित्र आपको दिया जाएगा, उसके अंदर आपको बताना है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित कोयला खानों को अंकित कीजिए। कोयला खान पहली सिंगरौली में, दूसरी रानीगंज में, तीसरी सिंगरेनी में और चौथी नेवेली में। इनको नक्शे में अंकित करना है, ये कोयला खान कहाँ पर हैं। उत्तर, परीक्षा हॉल में आपको भारत का एक रेखा मानचित्र दिया जाएगा, जिसमें दी गई चारों कोयला खानों को अंकित करना है। ये आपको उत्तर में नहीं लिखना है, ये उत्तर में मैंने आपको बताया है कि इन खानों को अंकित करने के लिए आपको एक परीक्षा हॉल में नक्शा मिलेगा दोस्तों। उस नक्शे में आपको ये चारों खाने अंकित करनी है। आइए यहाँ देख लेते हैं। ये दोस्तों भारत का नक्शा है। यहाँ पॉइंट दिख रहे हैं आपको, काले रंग के गोल बिंदी दिख रही हैं। ये ही है ए सिंगरौली, दूसरी बिंदी है बे रानीगंज, तीसरी बिंदी है सिंगरेनी, चौथा है नेवेली। इसको थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ। ये देख लिए, ये देखिए, इसको एनलार्ज कर दिया है। अब आप आराम से इसमें देख सकते हैं, जो पॉइंट दिख रहे हैं, काली बिंदी दिख रही हैं, ये जगह हैं। पहली जगह है ए सिंगरौली, दूसरी जो बिंदी है वो कोयले की खान है रानीगंज की, तीसरी है सिंगरेनी की, चौथी खान है नेवेली, वो इस पॉइंट से बिंदी से दिखाई गई है। या फिर अथवा में एक प्रश्न और है, नक्शे में भारत का नक्शा मिलेगा, या तो कोयले की खान आपको दिखानी है, या फिर दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित आणविक संयंत्रों को अंकित करना है। ए नरोरा, बे रावतभाटा, से कलपक्कम, दे तारापुर। या तो पहला जो प्रश्न दिया है उसमें से कोयले की खानों को आपको दिखाना है, दर्शाना है बिंदु लगाकर, या फिर
आपको आणविक संयंत्रों को दिखाना है नक्शे में। कौन कौन से आणविक संयंत्र हैं? जगह ए नरोरा, ब रावतभाटा, स कलपक्कम, द तारापुर। आइए देख लेते हैं। ये देखिए भारत का नक्शा है। यहाँ पर आणविक संयंत्रों की जगह हैं। ए नरोरी काली जो बिंदी है इससे दिखाई गई है। दूसरी रावतभाटा काली बिंदु से जगह दिखाई गई है। से कलपक्कम काली बिंदी से, और द तारापुर, ये चारों जगह नक्शे में अंकित हैं, दर्शाई गई हैं। अब नक्शे को बड़ा करके और देख लेते हैं। ये नक्शा बड़ा हो गया है। अब यहाँ देख लीजिए ए, ब, से और द जो बिंदी लगाई गई हैं, बिंदु लगाए गए हैं, यही वो जगह हैं आणविक संयंत्र की। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू।